नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई खालिद रजा आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक बड़े ही बर्निंग टॉपिक पे वीडियो लेके, जो कि है वक्फ बिल। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ क्या है। वक्फ इज अ प्रॉपर्टी गिवन इन द नेम ऑफ अल्लाह और गॉड फॉर द रिलीजियस पर्पस, यानी कि अल्लाह के नाम पर डोनेट की गई कुछ भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, और हम अल्लाह के नाम पर डोनेट कर रहे हैं तो वो वक्फ में जाएगी। इस प्रॉपर्टी की मस्जिद बन सकती है, कब्रिस्तान बन सकती है, मदरसे बन सकते हैं या शेल्टर हाउसेस बन सकते हैं। इस पूरे वक्फ को जो मैनेज करता है उसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। और वक्फ बोर्ड जो होता है ना, वो सेंट्रल भी होता है और स्टेट वक्फ बोर्ड भी होता है। आपको बता दूं कि वक्फ के अंदर अभी मौजूदा 9.4 लाख एकड़ ऑफ जमीन आती है, जिसकी टोटल वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपए है। अब ये जमीन इंडिया के तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पे रेलवे, दूसरे नंबर पे इंडियन आर्म फोर्सेस और तीसरे पे वक्फ। तो जाहिर सी बात है कि सबकी नजर तो वक्फ बोर्ड पे एक न एक दिन आनी ही थी। अब इसमें मैं बताता हूं कि आपको बदलाव क्या है, अमेंडमेंट क्या करना चाहती है सरकार। 2-3 अमेंडमेंट करना चाहती है, जिसमें सबसे पहला था कि जो रजिस्ट्री करेगा वक्फ की जमीनों को, वो इनका अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर होगा, वो करेगा। और जैसा कि पहले वक्फ के जो मेंबर्स होते थे वो इलेक्टेड होते थे, अब वो नॉमिनेटेड होंगे और उनको भी सरकार चुनेगी, इन्हीं का बंदा होगा। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव होगा कि कम से कम 2 जो मेंबर होंगे वक्फ बोर्ड के, वो अब नॉन मुस्लिम होंगे, मुस्लिम नहीं होंगे। चौथा, सरकार ये चाहती थी कि वो मेक श्योर करे कि ये सारी की सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस हो वक्फ बोर्ड में। अब होता यह है कि अगस्त में 2024 में ये बिल आता है, और ऐसा पहली बार होता है जो मोदी जी का बनाया हुआ जो नया रूल है, वो अमेंडमेंट है, वो पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं होता है। अब इससे उनकी ईगो तो हर्ट होनी थी, क्योंकि इस बार अपोजिशन थोड़ी अच्छी है, तो ये पार्लियामेंट में पहली बार अप्रूव नहीं हो पाया और ये दे दिया गया है जेपीसी को। ये जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है, जब कोई नोकझोंक हो जाती है तो ये सूझबूझ करके एक नए रूल को लेके आती है। जेपीसी का काम ये होता है। अब दोस्तों, ये जेपीसी भी एक छलावा है। एग्जाम्पल दूं तो मान लो 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 100 में से 70 सीटें मोदी जी की आई, तो जेपीसी में भी 7 मेंबर मोदी जी के ही होंगे। और अगर 30 सीटें अपोजिशन की आई है तो 3 मेंबर होंगे अपोजिशन के। तो वन वे और दी अदर जेपीसी भी एक तरीके से छलावा ही है। तो जेपीसी जो रिपोर्ट देती है वो अमेंडमेंट क्या करती है। अपोजिशन ने बोला था कि 40 अपॉइंटमेंट दिए थे, लेकिन वो 14 को लाती है। सोने पे सुहागा वो ये करती है कि जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात हुई थी, अब जेपीसी कहती है वो 2 नहीं है, 3 भी हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह उन्होंने बोला कि उन्होंने एक ऑफिशियल खुद गवर्नमेंट हायर करेगी, जो कि सरकार का आदमी होगा, मेक श्योर करेगा कि वक्फ की रजिस्ट्रेशन है वो किसकी कैसे होनी है। और मौजूदा सरकार के हाथ में मोस्ट ऑफ द डिसीजन वक्फ बोर्ड के होंगे। तो ये थी वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट की एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को बनाने के 2 कारण है, क्योंकि अब मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। मुझे पता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि अब तक कि वक्फ बोर्ड है क्या, या जो इसका बिल अमेंडमेंट चल रहा है वो देश के है क्या वो। क्योंकि सच बताऊं तो हमारा नौजवान तो वो है जो रमजान जैसे पाक महीने में भी ना अपना एक कंटेंट का महीना बना लिया। और बहुत सारों की तो मैंने स्टोरी देखी, क्या स्टैंड फॉर मासूम शर्मा। अरे भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अंदाजा है कि आपके कौम के कुछ लोग दिल्ली में रोजे में इस बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हैं कौन? वही लोग हैं जिनको आप अपना नेता नहीं मानते हैं, वही मौलाना है जिनको आप अपना मौलाना नहीं मानते। आपको अंदाजा भी है कि आप हमेशा से ही इस सरकार का टारगेट रहे हो। आप टारगेटेड कौम है सरकार की, क्योंकि सबसे पहले ये सीए लाए, उसके बाद ये 3 तलाक का ड्रामा किया, एनआरसी, उसके बाद उत्तराखंड में यूजीसी आया, फिर तुम्हारे मदरसों को ताले लग रहे हैं, हाल फिलहाल में ताले लग रहे हैं, अभी भी यही हो रहा है। अंत में आके ये वक्फ बोर्ड बिल ले आए, क्योंकि ये चाहते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा है कि ना सिर्फ मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तानों पे, अंत में आके आपके घरों तक पे भी ताले लगा देंगे। और आप कब जागेंगे? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? आप में से कितने लोगों ने अब तक वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाई? और बहुत आसान है, पता है, सरकार के लिए भी आपको टारगेट करना। आप इनके सॉफ्ट टारगेट इसलिए हो क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है भाई, जिस कौम का यूथ उल्टी सीधी हरकतों में इन्वॉल्व हो, नशे जैसी हरकतों में इन्वॉल्व हुआ हो, उसको टारगेट करना आसान है। आप सरकार का सॉफ्ट टारगेट इसलिए हो क्योंकि इन्हें पता है, क्योंकि ये कौम फिरका परस्ती में बटी हुई है, सुन्नी है, शिया है, देवबंदी है।
आप इस सरकार का सॉफ्ट टारगेट इसलिए हो क्योंकि उन्हें पता है कि आपके गलों में गुलामी के फंदे लटके हुए हैं। आप भाई गुलाम हो चुके हैं, कांग्रेस जैसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के गुलाम हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने अपने शहर में मौजूदा इलेक्शन में देखा। हमने विटनेस किया किस तरीके से आपने कांग्रेस की पूजा करी। कोई बेचारा बच्चा अगर निर्दलीय लड़ रहा था, आपने उसको लताड़ा। हम जैसे लोगों की शक्लें नहीं देखी आपने, हमें भगाया गया इस इलेक्शन में क्योंकि आपको सिर्फ कांग्रेस दिख रही थी। आप गुलाम हो चुके हैं ऐसी सेकुलर पार्टियों के। मैं भी तो आपने पूछना चाहता हूं, कहाँ है आपके राहुल गांधी यूसीसी प्रोटेस्ट के दौरान? क्यों नहीं देखे अब तक वक्फ बिल प्रोटेस्ट में? आपकी मौजूदा उत्तराखंड में किसने आवाज उठाई यूसीसी के खिलाफ या फिर वक्फ बिल के खिलाफ? तुम्हारे मदरसे बंद हो रहे हैं, तुम्हारे लोकल में या फिर स्टेट में कौन सा कांग्रेस का नेता आके आपके लिए खड़ा हो गया कि मुझे नाम लीजिए आप उसका? और आपने अभी भी बहुत सारे पार्षद जिताए। मैं तो देखूंगा कि वक्फ बिल पे कौन आवाज उठाएगा। अरे उन्हें मतलब भी नहीं पता हो वक्फ बिल का, उन्होंने आपने उनको अपना नेता बनाया। मैं ये भी देखूंगा कि आने वाले वक्त में इस बिल को लेकर कौन आवाज उठाएगा, कौन कंधा से कंधा मिला के खड़ा होगा। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है। इन सो कोर सेकुलर पार्टी की गुलामी छोड़ दो, अपनी आंखों से पट्टा हटा लो, क्योंकि सरकार जानती है, क्योंकि आप इनके सॉफ्ट टारगेट इसलिए हो, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी इसलिए आपको टारगेट करना क्योंकि आप अपना लीडर ही किसी को नहीं मानते हो। आपके लिए अगर वैसे कुछ बोल दे तो वो बीजेपी का दलाल हो जाता है। आपके लिए तो में आके कुछ कह दे तो आप कहते हो कि क्या कहते हैं, इनका कोई वजूद ही नहीं है। आपको सिर्फ एक पार्टी दिखती है। आप जानते हो कि आपके बहुत सारे मौजूदा लीडर हैं, लेकिन आप उन्हें मौजूद लीडर मानने को तैयार ही नहीं हो। दोस्तों, पता है दिक्कत पता है क्या है? आप जानते हो कि जैसे कि ये लड़का भी सही बोलता है, ये लड़का मेहनत करता है। आप जानते हो कि आपके और भी लीडर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पे बोले हैं, लेकिन आप उनसे कहोगे नहीं। आपको पता है कि ये इंसान हमारा लीडर बनने लायक है, हमारा बड़ा है, लेकिन आपका ईगो क्लैशेस हो रहा है। ये इसी कौम में पाया जाता है, पता है, क्योंकि खुद बड़े बने ना बने, दूसरों को अपना बड़ा मानना ही नहीं है। दूसरे की कयादत नहीं करनी बिल्कुल भी। हाथ जोड़ के गुजारिश है, इन सब चीजों को खत्म कर दो, एक हो जाओ, वक्त बहुत कम है। अंत में इस मौजूदा सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि हम आपको मोदी जी प्रधानमंत्री तब बनेंगे जब आप कोई एक ऐसा लॉ बनाएंगे जो पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा। आप चुपके चुपके से ऐसे लॉ मत बनाइए जो सिर्फ हमारी कौम को टारगेट कर रहे हो, या फिर किसानों को टारगेट कर रहे हो, या फिर पंजाबी भाइयों को टारगेट कर रहे हो। हम सब एक है। लॉ बनाइए तो रेप के खिलाफ बनाइए, बढ़ की महंगाइयों के खिलाफ बनाइए, पेट्रोल के खिलाफ बनाइए, तब हम आपको अपना लीडर मानेंगे। मैं इस बात पर पूरा भरोसा रखता हूं कि जिस तरह हमने सीए का बिल आप लाए, आपने वो पार्लियामेंट में बैठ के पास किया, हमने सड़कों पे उतरे और हम सड़कों पे निकल पे हमने उल्टे पैरों भागने में मजबूर कर दिया। ये मैं आज आश्वासन दिलाता हूं कि वक्फ बोर्ड में भी ऐसा ही होगा। आप पार्लियामेंट में बोलेंगे और हम सड़कों पे आएंगे। हमारा इम्तिहान मत लीजिए, ये कौम किसी से डरने वाली कौम नहीं है। हमको अपने हक की आवाज उठाना आती है, उठाएंगे, उठाते रहेंगे। और अब आप लोग इस वीडियो को देख के सिर्फ मेरी तारीफ मत करना, मेरे मुंह पे लाइक और कमेंट मत करना जब तक आपको वीडियो अच्छी न लगे। और आपको वाकई में अच्छी लगती है, आपको लगता है कि दूसरों तक जाना चाहिए, तभी इस वीडियो को शेयर करना, वरना मैं अकेला इस लड़ाई को लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।